बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी किसी कंटेनर को टच किया है और आपको सडनली वो कंटेनर हॉट लगा या फिर वो कंटेनर आपको कोल्ड लगा? सो दैट सिंपल फीलिंग इज योर क्लू दैट एनर्जी इज मूविंग। यानी कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी मूव करती है। सो टुडेज टॉपिक एक्सप्लेन व्हाई सम रिएक्शंस रिलीज हीट एंड अदर एब्जॉर्ब इट। के कुछ रिएक्शंस क्यों हीट रिलीज करते हैं, कुछ रिएक्शंस हीट को एब्जॉर्ब क्यों कर लेते हैं। सो ये सब कुछ हम सीखेंगे आज के टॉपिक में। एंड हाउ दिस एनर्जी चेंज कंट्रोल अवर लाइफ फ्रॉम द कुकिंग फूड टू फायरवर्क इन द स्काई। सो डिस्कस करते हैं दो क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैन एनर्जी बी ट्रांसफर इन अ फॉर्म अदर देन हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्या एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है किसी दूसरी फॉर्म में हीट के अलावा एक केमिकल रिएक्शन के दौरान? तो इसका सिंपल आंसर है यस। एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कंडीशन से दूसरी कंडीशन में हीट के अलावा। सो एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ अ वर्क की फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, लाइट और साउंड एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। सो केमिकल इनर्जेटिक्स के अंदर हम हीट ट्रांसफर को ही मोस्टली स्टडी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं ना उसमें हीट ही इन्वॉल्व हो रही होती है, या तो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। सो मोस्टली हीट को ही केमिकल इनर्जेटिक्स में डिस्कस किया जाता है। सो सेकेंड क्वेश्चन है कि वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द टोटल इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। यानी कि जो टोटल इंथैल्पी होती है किसी सिस्टम की वो क्यों कैलकुलेट नहीं की जाती। तो जो टोटल एब्सोल्यूट एंथैल्पी होती है यानी कि सिंगल एच है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज इंथैल्पी हैज़ नो फिक्स्ड ज़ीरो रेफरेंस लेवल। इंथैल्पी के केस में क्या है ना कि कोई भी ज़ीरो या रेफरेंस लेवल नहीं होता है, सिर्फ तब इंथैल्पी को मेजर किया जाता है जब इसमें कोई चेंज आता है। सिर्फ चेंज इन इंथैल्पी कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। यानी कि जब इंथैल्पी में कोई चेंज आता है ना तब इंथैल्पी को एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जा सकता है। सो डेल एच को ही कॉमनली आप देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, या जहाँ पर भी आप इंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको डेल एच ही नज़र आएगा। सो इसका मतलब है कि जब चेंज आता है ना इंथैल्पी में तो वो चीज़ मेजर की जाती है। सो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो बेसिकली हमने आज टॉपिक 5.3 एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। लास्ट वीडियो में हमने ये सीख लिया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, लेकिन आज हम इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स आप मिस ना करें। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले ही डिस्कस करते हैं हीट चेंज इन अ रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो है ना हीट में चेंज आता है। सो अ फिजिकल और केमिकल चेंज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कंप्लेंड बाय एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट। यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस आते हैं ये केमिकल रिएक्शन के दौरान तो उन सब में हीट मस्ट इन्वॉल्व होती है। अब ये जो हीट है ना आइदर हीट एब्जॉर्ब होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में और हीट रिलीज होगी। दो ही कंडीशंस हैं हीट की, या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, और इस सारे रिएक्शन को हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये जो हीट चेंज है ना इसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं कि इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है वो रिलीज हो रही होती है। इसमें हीट रिलीज होती है सराउंडिंग्स में और सराउंडिंग उस हीट की वजह से हॉट हो जाती है और इंथैल्पी चेंज जो है वो नेगेटिव होता है। यानी डेल एच की वैल्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में हमेशा नेगेटिव होती है। सो एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यानी कि दो हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, इसके रिजल्ट में वाटर बनता है और हीट जो है वो रिलीज होती है 571.6 किलो जूल। ये हीट जो है ना उसमें से निकलती है। सो दो हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया एक ऑक्सीजन के साथ, इसके रिजल्ट में वाटर बना। इसमें 571.6 किलो जूल हीट जो है वो इवॉल्व हुई, हीट रिलीज हुई, और यहाँ पे इंथैल्पी का जो साइन है वो नेगेटिव होगा -571.6 किलो जूल। एंड ये रिएक्शन ना रिवर्स रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि
ये लाइक जो वाटर है, अगर इसको हीट मिले 571.6 किलो जूल, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंडीशन में आ जाएगा, यानी दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकता है। तो ये रिएक्शन रिवर्स है। अगर ये सेम अमाउंट में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कार्बन की। अब इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बना और इस केस में भी हीट रिलीज हुई। बर्निंग रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है। सो 393.5 किलो जूल यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। अच्छा, हीट रिलीज हो रही है और यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज है ना वो नेगेटिव है, और ये भी रिवर्स रिएक्शन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे, उसको हीट देंगे 393.5 किलो जूल, तो वो दोबारा से कार्बन और ऑक्सीजन की फॉर्म में आ जाएगा। ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो यहाँ पे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिनको होने के लिए हीट चाहिए होती है, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। इस केस में क्या होता है कि हीट जो है वो सराउंडिंग से ली जाती है, तो जो कंटेनर है ना वो कोल्ड हो जाता है, यानी कि इस केस में बाहर से हीट ली जा रही है, तो जो सराउंडिंग्स हैं वो कोल्ड हो गई हैं, एंड यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज आता है ना वो पॉजिटिव होता है। अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इस केस में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया आयोडीन गैस के साथ, सॉरी आयोडीन सॉलिड के साथ। हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन हुआ, जिसके रिजल्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड बना, और इस केस में जो एनर्जी या हीट चाहिए थी इस रिएक्शन को होने के लिए ज़रूरत थी, विच इज़ 53.08 किलो जूल। सो ये रिएक्शन होता है एट दी हाई टेम्परेचर। इस रिएक्शन को होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, तो हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है ना विच इज़ 53.08 किलो जूल। नेक्स्ट स्लाइड पे एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ, सो इस ए रिजल्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाए 2NO, और इस केस में भी हीट जो है ना वो चाहिए थी, विच इज़ 180.6 किलो जूल, और ये रिएक्शन होता है ड्यूरिंग लाइटिंग, एंड ये हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसको ज़्यादा अमाउंट में हीट चाहिए इस रिएक्शन को होने के लिए। सो नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ ड्यूरिंग लाइटिंग, एंड ये रिएक्शन क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एंड इट इज़ हाईली एंडोथर्मिक एंड कैन नॉट अकर विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोर्स लाइक लाइटिंग। सो दैट्स वाई ये जो रिएक्शन है ये हाईली एंडोथर्मिक है। अब इम्पोर्टेंस डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन द डेली लाइफ। सो जो मॉडर्न लाइफ है ना ये डिपेंड करती है हेवनली ऑन एनर्जी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करते हैं, हेल्प टू मीट दिस एनर्जी डिमांड। सो इस रिएक्शंस में क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी है ना वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में। सो यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज कंबशन ऑफ फ्यूल्स। सो कंबशन ऑफ फ्यूल्स क्या है कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं ना, जलाते हैं, कोई भी फ्यूल हो सकता है जैसे कि गैस, ऑयल या फिर कोयल, किसी भी पर्पस के लिए लाइक कुकिंग फूड या फिर हीटिंग पर्पस के लिए, होम्स, इंडस्ट्रीज, किसी भी चीज़ के लिए जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो इस बर्निंग प्रोसेस के दौरान जो है हीट रिलीज होती है, और ये जो बर्निंग प्रोसेस है इसको हम कंबशन कहते हैं। अब कंबशन के दौरान क्या होता है कि सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फ्यूल, जो सब्सटेंस उस फ्यूल के अंदर प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल फ्यूल्स। तो बायोलॉजिकल फ्यूल्स में क्या होता है कि जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये बायोलॉजिकल फ्यूल्स एक्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड, जो केमिकल एनर्जी फूड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में और हमारी बॉडी को गर्म रखती है। द थर्ड वन इज़ कंबशन इन व्हीकल्स। सो कंबशन इन व्हीकल्स में क्या है कि वाइल ड्राइविंग व्हीकल, जब हम कोई भी गाड़ी या कोई चीज़ ड्राइव करते हैं तो कंबशन ऑफ पेट्रोल और डीजल ये रिलीज़ करते हैं एनर्जी, और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना हेल्प करती है टू मूव द व्हीकल फॉरवर्ड। इन व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल बर्न इनसाइड द इंजन एंड द एनर्जी रिलीज मूव द व्हीकल फॉरवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। सो इसमें क्या हो रहा है कि अ लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशन बाय बर्निंग फ्यूल
सच एज नेचुरल गैस, ऑयल और कोयल। बहुत सारे पावर स्टेशन में क्या होता है कि जो है ना फ्यूल्स बर्न होते हैं लाइक नेचुरल गैस, ऑयल और कोयल, और इससे क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द कंबशन। जब कंबशन होती है तो फिर हीट प्रोड्यूस होती है, और वो जो हीट है वो यूज़ होती है टू जनरेट स्टीम एट हाई प्रेशर। यानी कि ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है ना, जब ये वाटर को मिली तो वाटर जो है वो चेंज हो गया हाई प्रेशर स्टीम में। अब हाई प्रेशर स्टीम में चेंज हो गया तो स्टीम ने रोटेट किया टरबाइंस को, और टरबाइंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। द हाई प्रेशर स्टीम रोटेट टरबाइंस एंड विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फायर वर्क एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो फायरवर्क क्या है कि बहुत इंजॉयबल एग्जाम्पल है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंजॉयबल एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द फायरवर्क। सो फायरवर्क होता है ड्यू टू द कंबशन। फायरवर्क कंबशन की वजह से होता है, कंबशन रिएक्शन की वजह से। सो कंबशन रिएक्शन यानी कि जो बर्निंग रिएक्शंस होते हैं ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, और हीट प्रोड्यूस करते हैं लाइट या फिर साउंड जो फायरवर्क के दौरान होते हैं। सो डिफरेंट मेटल साल्ट मिक्सड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट कलर्स व्हेन बर्न्ड। सो फायरवर्क बहुत एक्साइटिंग एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, और ये होती है ड्यू टू द कंबशन एंड दे प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड, एंड डिफरेंट मेटल साल्ट प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स जब वो बर्न होते हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट वन इज ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन से जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है। सो व्हाई डज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड वाटर प्रोड्यूस वायलेंटली। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन द सोडियम एंड वाटर तो वो प्रोसीड करता है वायलेंटली। सो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड वाटर प्रोसीड्स वायलेंटली क्यों होता है? बिकॉज ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इस केस में रिलीज हो रही होती है जब ये रिएक्शन हो रहा होता है। अब होता क्या है कि विच काज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू कैच फायर एंड मेक द रिएक्शन वायलेंट। सो दैट इज द रीजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आइस मेल्ट होती है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अच्छा, आइस क्यों मेल्ट होती है? जब उसको हीट मिलती है, यानी उसने हीट एब्जॉर्ब की है, तो ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक चेंज बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट. It absorbed heat energy from the surrounding and in order to change from solid to liquid state. नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है कि कैन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी रिवर्स। क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिवर्स हो सकते हैं? तो यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रिवर्स हो सकते हैं जब हम उन्हें उतनी ही अमाउंट में जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करें और वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें जितनी अमाउंट में उन्होंने एनर्जी रिलीज़ की थी, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ रीजंस को कि क्यों एक रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक होता है। ये एक सैम्पल प्रॉब्लम भी है। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, तो ये हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में चेंज हो जाता है। यानी एक मॉलिक्यूल था, फिर उसके दरमियान जो बॉन्ड्स थे हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन वो टूटे, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से सिंगल हाइड्रोजन में चेंज हो गया, हाइड्रोजन एटम में चेंज हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में था। टू ऑक्सीजन से, तो मीन ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो टूटा, तो दो ऑक्सीजन एटम में चेंज हो गए। अब जब ये रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में वाटर प्रोड्यूस होता है। अब जब कोई भी बॉन्ड टूटता है ना, तो उस केस में उसको एनर्जी चाहिए होती है, यानी किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर एंडोथर्मिक होता है। ये रिएक्शन यहाँ पर एंडोथर्मिक हो गया है, यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है वो टूटे। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि अब यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुए हैं और इसके रिजल्ट में नए नए टू वाटर के मॉलिक्यूल्स बना दिए। यानी हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन एटम के साथ, तो यहाँ पर जो है ना नया बॉन्ड बना है। जब नया बॉन्ड बनता है तो उस केस में जो है ना एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब ओवरऑल एनर्जी चेंज की क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, कैसे पता चलेगा? जो वीक बॉन्ड होते हैं ना, जब वो टूटते हैं तो लेस एनर्जी
एब्जॉर्ब होती है, यानी कि जब वीक बॉन्ड टूटे हैं तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो अब ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, कि एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई है या फिर एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है, ये चीज़ डिसाइड करती है कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। सब अब जो एनर्जी में चेंज आता है ना, अगर तो एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा। अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। और वाटर के केस में जो एनर्जी है ना वो ज़्यादा रिलीज हो रही है, दैट्स वाई ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। सो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक कैसे है, इस चीज़ को अब आगे हम प्रूव करते हैं। सो यहाँ पे जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, जब ये टूटा हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में आया, तो यहाँ पर जो एनर्जी ज़रूरत थी, एनर्जी रिक्वायर्ड थी, वो थी +435 किलो जूल पर मोल। और ये जो रिएक्शन था ये एंडोथर्मिक था। सिमिलरली ऑक्सीजन जो थी, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल था, जब ये इसके बॉन्ड टूटे तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिक्वायर्ड थी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, विच इज़ 498 किलो जूल पर मोल। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जब एक नया बॉन्ड बना तो इस केस में जो एनर्जी चाहिए थी विच इज़ 484 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक था। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि टोटल कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी। सो 2 हाइड्रोजन चेंज हुए 4 हाइड्रोजन एटम में, तो 870 किलो जूल हमें एनर्जी की ज़रूरत थी। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम में चेंज हुआ तो 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत थी। अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ कि टोटल एनर्जी अगर हम इसको काउंट करें तो यह 1368 किलो जूल, यानी इतनी एनर्जी हमें चाहिए इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। सो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टेक अ पार्ट इन द रिएक्शन, यानी कि 2 मोल्स हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द बॉन्ड ब्रेकिंग, दैट इज़ 1368 किलो जूल पर मोल, एंड ये एनर्जी कन्वर्ट कर देती है मॉलिक्यूल्स को एटम की फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं कि जो नाइट्रोजन है ना, जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये जो रिएक्शन है ये हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जो लाइट है ना वो इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर देती है जिससे ये रिएक्शन इजीली हो जाता है। मूव करते हैं अब हाइड्रोजन वाली एग्जांपल पे, वाटर वाली एग्जांपल पे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जब बॉन्ड बना है ना, तो इस केस में एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी जो रिलीज हुई है विच इज़ 1936 किलो जूल, और जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान चाहिए थी वो थी 1368 किलो जूल। अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट एनर्जी जो कि बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान रिक्वायर्ड थी। सो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द 2 मोल्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू द बॉन्ड ब्रेकिंग। सो ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या आता है कि एनर्जी इज रिलीज जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द एनर्जी एब्जॉर्ब। तो ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंड ओवरऑल एनर्जी चेंज फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर इज -568 किलो जूल, और ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो यहाँ पर एक सैम्पल प्रॉब्लम है। सो हमने कैलकुलेट करना है इंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है, आयोडीन भी 2 आयोडीन है तो गैस की फॉर्म में। तो इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बना। अब जो हाइड्रोजन गैस और आयोडीन और HI 3 चीज़ें थी, तो इनके केस में जो इनकी जो बॉन्ड एनर्जीज हैं, तो हाइड्रोजन के केस में क्या था कि 436, एंड आयोडीन के केस में है 151, यानी कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड टूटे ना तो 436 किलो जूल और 151 किलो जूल हमारे पास जो एनर्जी है ना वो ज़रूरत थी। अगर हम इनको प्लस करें तो ये एनर्जी इक्वल होती है 587 किलो जूल, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई ड्यूरिंग द बॉन्ड ब्रेकिंग जब बॉन्ड टूटे हाइड्रोजन और आयोडीन के, तो इस केस में जो एनर्जी टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो थी 587 किलो जूल। अब सिमिलरली जब हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान जब बॉन्ड बना तो उस बॉन्ड के लिए जो एनर्जी रिलीज हुई इस बॉन्ड के केस में तो वो थी -299 किलो जूल। अब 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहे हैं तो सिमिलरली हमारे पास 2 टाइम्स जो है वो एनर्जी रिलीज हुई है। सो -299 को अगर हम प्लस करें -299 के साथ तो हमारे
हमारे पास जो एनर्जी आती है विच इज़ 598 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। सो इंथैल्पी चेंज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम स्टेप्स माइनस करेंगे जो एनर्जी रिलीज हुई है और जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, सब्ट्रैक्टिंग एनर्जी रिलीज फ्रॉम एनर्जी एब्जॉर्ब, तो हमारे पास जो आंसर आएगा विच इज़ -11 किलो जूल। एंड ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसमें हमने कैलकुलेट करना है कि इंथैल्पी चेंज फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। सो इंथैल्पी चेंज जो है ना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इज़ -284 किलो जूल पर मोल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में पूछें, आई विल आंसर इंशाल्लाह। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि अगली आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।